नमस्कार, मेधर एस्ट्रो चैनल पे मेधर परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दिन 5 अप्रैल 2026 रविवार। तिथिश्च श्री मापनोति। तिथि है तृतीया 11:59 तक। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि है। तृतीया तिथि जया तिथि है और जया तिथि का स्वभाव मंगल जैसा होता है, विजय प्रदान करती है। इसका जो कारकत्व है वो बुध के अनुसार होता है। तो अभी तक तो मंगल और बुध साथ में थे, तो तृतीया तिथि फिर भी ठीक थी। अब मंगल आ गए हैं मीन राशि में। मीन राशि में मंगल आलसी बना देते हैं, परंतु हैं ये शनि और सूर्य के साथ। मंगल और सूर्य एग्रेशन दे रहे हैं। मंगल और शनि सिक्रेटिव घटनाओं के द्वारा ऐसी स्थितियां क्रिएट कर रहे हैं कि आप अलग थलग पड़ जाए। ये जादूगरी से प्रॉब्लम सॉल्व करने का है, प्रॉब्लम्स को बढ़ाने का नहीं है समय। तृतीया तिथि में जो कारकत्व बुध का होता है, तो बुध वर्तमान में राहु के साथ हैं। बुध मार्गी है, राहु वक्री होते ही हैं। राहु बुध हम लोगों की जो स्कैर्सिटी है उधर ऑप्शंस दे रहे हैं। देखिए, मंगल शनि और सूर्य मीन राशि में हम लोग को लैक ऑफ सपोर्ट दे रहे हैं, और उनसे ही 12th हाउस में बुध राहु के साथ अदर वेज ऑफ सपोर्ट दिखा रहे हैं। ये कहने का मतलब है कि जो वर्तमान हम लोगों के सपोर्ट सिस्टम्स रहे हैं उनके अब समाप्त होकर नए सपोर्ट सिस्टम्स को ढूंढने का समय आ रहा है। बुध जो की कम्युनिकेशन है, बुध फाइनेंसेस भी हैं, तो पैसा कमाने के नए जरिए, अपने फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट्स के अब वो तरीके जो ऑर्थोडॉक्स नहीं है वो काम आएंगे आपको। शनि मंगल सूर्य मीन राशि में अगले कुछ दिनों तक, करीब 1 महीना, ये आप समझ के चलिए कि स्थितियां काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकती हैं यदि हम अपने विवेक का सही इस्तेमाल ना करें। ये हम लोग को बहुत लंबे समय तक डैमेज कर भी सकते हैं। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि एम्प्टीनेस का एहसास देती है। शनिदेव के अनुसार फल देती है। अगेन शनि और मंगल साथ में ही है। तृतीया का भी फल मंगल के अनुसार और चतुर्थी का फल शनिदेव के अनुसार, और दोनों ही मीन राशि में, अर्थात मीन राशि पे आज जबरदस्त फोकस है। और मीन के स्वामी गुरुदेव मिथुन राशि में है। देखिए, जब भी कोई प्लैनेट किसी ऑपोजिट एलिमेंट में होता है, जैसे सूर्य जल तत्व में हो, गुरु वायु तत्व में है, मिथुन में है, शनिदेव पृथ्वी तत्व में हो जाए, ऐसे में जब किसी तत्व का प्लैनेट विपरीत तत्व के प्लैनेट में आ जाए तो वो स्केर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन बताता है। अगर नौमांश में हो तो पक्का ही पक्का, जैसे सूर्य मान लीजिए नौमांश में जल तत्व राशि में है तो पिता का अभाव। अगर पृथ्वी तत्व राशि में नौमांश में है तो नौकरी में बहुत, कारोबार में बहुत सारी दिक्कतें। चंद्रमा अगर अग्नि तत्व राशि में हो जाए तो माता का अभाव या माता के सुख का अभाव। इस तरीके से देखना चाहिए, विच इज अ वेरी सीक्रेट बट अ वेरी वेरी इफेक्टिव टूल इन अंडरस्टैंडिंग हॉरोस्कोप। गुरुदेव मिथुन राशि में है, इसका मतलब हमारी विजडम और हमारी इंटेलिजेंस वो हमारे वो अलाइन नहीं है, हम सही नहीं सोच पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कम सोचना चाहिए। जो है स्थिति उसको वैसी ही ना समझते हुए, उसके हिडन मीनिंग को समझते हुए अपने विवेक का मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए। वाराताईश्वर्धन वार है रविवार। देखिए, वार स्वामी भी मीन में ही है। आज मीन का ही दिन है लग रहा है। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। विशाखा साउथ डायरेक्शन का आखिरी नक्षत्र है, तो बाकी डायरेक्शन के पहले नक्षत्र जागृत हो जाएंगे। कौन कौन से? कृतिका, धनिष्ठा, अनुराधा। हम लोगों को किसी भी नक्षत्र को देखते समय उसके सर्वतोभद्र के अन्य नक्षत्रों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे रविवार का दिन है आज, आपका कोई प्लैनेट यदि अगर हस्त में है, मूल में है, उत्तरा के तीनों में से किसी में है, या सब में है, पुष्य में है, अश्विनी में है, तो ये सर्वार सिद्धि योग का फल देगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। बस इतनी सी बात है कि सूर्य का लग्न हो या सूर्य की राशि हो, सूर्य की महादशा हो, सूर्य के होरा में आपका जन्म हुआ हो, ये ध्यान रखना होगा। मगर विशाखा में है तो उत्पात योग बनाएगा। तो विशाखा में तो चंद्र ही है आज, तो आज का दिन उत्पात का योग है। जो सूर्य प्रधान लोग हैं उनको मिस एडवेंचर नहीं करना चाहिए, स्टेटस को बनाए रखना चाहिए। अनुराधा में है तो मृत्यु योग देंगे, ज्येष्ठा में है तो कांड योग देंगे, पूरी चीज नहीं दिखाई पड़ेगी आपको। मूल में है तो सिद्धि योग देंगे। ये मैं आपको चार्ट में पहले बता चुका हूँ। विशाखा का मैंने हर एक नक्षत्र के साथ कुछ कुछ पॉइंट्स बताए थे। जैसे विशाखा का एक पॉइंट यह है कि आपको वाया वाया मीन्स ढूंढना पड़ेगा। अपनी बात किसी और के थ्रू कहलवाइए, मीडियम का इस्तेमाल कीजिए अपने किसी भी कार्य को संपादित करने में। योगात रोग निवारणम योग है वज्र योग। वज्र योग स्वाति नक्षत्र में होता है। स्वाति मतलब अबंडेंस, मगर योग टफ है। इसका मतलब अबंडेंस को डिस्करेज करिए। वैसे भी देखिए, केतु मघा में है, मघा रॉयल है, मघा इज ऑल्सो काइंड ऑफ
जैसे कहते हैं मघा वाले लोग में अकेला आदमी बढ़ जाता है, सब कुछ होते हुए भी वो अकेला हो जाता है। मघा में कोई अगर अच्छा प्लेनेट है, गुरु है, शुक्र है, चंद्र है, तब तो एक बार के लिए आपको जीवन में अच्छी घटनाओं की उम्मीद रहती है। मगर मघा में अगर मान लीजिए शनि हो गए, मंगल हो गए, तो ये दुर्दिन दिखाने का समय भी हो जाता है। अब गोचर में आप देखिएगा मीन राशि से होते हुए मंगल जब मघा में आएंगे और वहां पे केतु के साथ रहेंगे तो बड़ी विस्फोटक स्थितियां हो जाएंगी। ये जब भी होगा, ये मुझे लगता है एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति होगी हम हर किसी के जीवन में। वो कब होगा वो देख के बता दूंगा मैं आपको, उस समय बात होगी, अभी से क्या चिंता करना। तो वज्र योग जो है वो प्रहार का योग है। आकाशीय कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कोई सडन बुरी घटना सुनाई पड़ सकती है। मान लीजिए किसी की सडन बीमारी की खबर आए, उसमें तुरंत इमीडिएटली मदद कीजिए आप। सडननेस से ना घबराएं तो वज्र योग बहुत अच्छा फल देता है। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है वृष्टिकरण, वृष्टिकरण शनिदेव का करण है, तत्पश्चात सूर्यदेव का करण। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण वो दर्शाता है कि क्या कार्य करने से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो आधे दिन शनि देव का दिन है, मीन राशि। मंगल अपनी स्पीड को कंट्रोल करिए, करेज को कंट्रोल कीजिए। सूर्य है, अपनी क्रिएटिविटी को रुक के फिर से एसेस करिए, क्योंकि शनिदेव अस्त भी है। तो सीक्रेटली काम करने का दिन है, ये पंचांग से आज हमको समझ में आया। चंद्रमा विशाखा में है, इसका मतलब तुला राशि में है। चर राशि है तुला, तुला राशि में बाधक क्या होता है? चर राशि में एकादश भाव, एकादश भाव के स्वामी क्या है? सूर्य है। तुला से एकादश 5 सूर्य है। क्या सूर्य का तुला राशि या शुक्र से संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसलिए आज के दिन में भी कोई बाधा नहीं है एज सच। इसका मतलब जो भी बातें मैंने बताई उनको आप अगर शब्दशः फॉलो करते जाएंगे तो आपको जबरदस्त मजा आएगा, कार्य आपके सिद्ध होते जाएंगे। वेद आप जोड़ ही लेंगे, लगता आप जोड़ ही लेंगे। मैंने आपसे कहा था कि ग्रहों के मूल त्रिकोण याद रखिएगा, तो मैं आरूढ़ सिखाऊंगा। अब आरूढ़ में अभी बताऊं कि हम लोग की संडे को जो क्लोज ग्रुप की क्लास होती है, मेरा जीव भी काफी ठीक है, वो क्लास हो सकती है। बिकॉज आरूढ़ एक ऐसी चीज है जिसको जाने बिना, जैसे बाधक जाने बिना आप प्रोडिक्शन नहीं समझ पाएंगे, पंचांग नहीं समझ पाएंगे, वैसे ही आरूढ़ भी जाने बिना आप पंचांग पूरा पूरा नहीं समझ पाएंगे। तो आरूढ़ के लिए आपको, अगर मुझे कमेंट्स में आया नहीं आप लोग का लिख के, इसलिए मैं आज नहीं बताऊंगा। जब आ जाएगा कि आप लोगों ने ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि, ग्रहों की उच्च राशि, ग्रहों की नीच राशि, जो मैंने पिछले वीडियो से बताया था, वो अगर आपको याद हो गई हो तो मैं आरूढ़ का आपको एक क्लोज ग्रुप वालों की क्लास लूंगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब प्रेडिक्शन करता हूँ तो ज्यादातर गलत नहीं होता कभी। मैं सिर्फ 2 ही फॉर्मूले को इनवेरिएबली यूज करता था, आरूढ़ को और बाधक को, और महाबाधक को। महाबाधक से समझ में आ जाएगा रीजन ऑफ बाधा, बाधक से हाउ दिस महाबाधा इज मैनिफेस्टिंग। आरूढ़ से ये समझ में आ जाएगा चंद्रमा है तो किसी राशि में, मगर वो इंटरैक्ट कहीं और कर रहे हैं और रिजल्ट जहां पे है वहां का दे रहे हैं। मैंने आपको इनके साथ साथ D12 की भी एक फॉर्मूला बताया था। D12 मतलब 0 से 30 तक डिग्री होती है, 1 से 10 तक ढाई ढाई के 4 होते हैं सेट, 1 से ढाई डिग्री, ढाई से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, फिर 10 से 12.5, 15, 17.5, 20 आ गया एंड सो ऑन। क्योंकि सूर्य 12 राशियां कवर करते हैं 12 दिन में, तो इसको द्वादशांश बोलते हैं। ये हमारे पूर्व जन्मों के जो आत्मा के कर्म हैं उनके मैनिफेस्ट होने का साल होता है कि राशियां होती हैं। अब सूर्य आपकी कुंडली में जिस राशि में है, वैसे मान लीजिए 17 डिग्री में है कन्या राशि में, तो 17 डिग्री क्या हुआ? ढाई 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 ढाई, मतलब 4, 5, 6, 7, 8वां द्वादशांश। तो कन्या से 8वीं राशि क्या हुई? कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष। आपके सूर्य कहाँ हुए द्वादशांश में? मेष राशि में। इसका मतलब जब जब सूर्य मेष राशि में जाएंगे तब तब आपके लिए इंपॉर्टेंट घटनाक्रम मैनिफेस्ट होगा इस जन्म में। आप उन महीनों को जरूर मार्क कर लीजिए। इसी प्रकार से हर एक ग्रह का वो किस द्वादशांश में है ये आप सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हैं, मगर मैं जो डिविजनल चार्ट्स हैं उनको देखने के लिए बहुत स्ट्रांगली डिस्करेज करता हूँ। अगर आप ज्योतिष की पढ़ाई में सिंसियर हैं तो 1 से 30 की डिग्री के बीच में 3.2 डिग्री का नौमांश होता है एक एक राशि का, 0 से 10 डिग्री का D3 होता है, होरा 0 से 15 होता है। आपको D60 देखने के लिए आप सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, मगर D12 तक तो आपको सीधे सीधे देखना चाहिए। D10 है 3-3 डिग्री का है, D10 मतलब दशमांश, इसको भी हम लोग कवर करेंगे आने वाले टाइम में। D12 में जैसे चंद्रमा है किसी राशि में, तो देखिए चंद्रमा कितने डिग्री का है और कौन सी राशि में आ रहा है। सीधे सीधे आप जो राशि है वहीं से काउंट करना शुरू करिएगा। जौन से वे ढाईवे हिस्से में चंद्रमा होंगे, या मान लीजिए शनि होंगे या शुक्र होंगे, वहां पे जब सूर्य जाएंगे तो मैक्सिमम घटनाएं संपादित होती हैं उस ग्रह के कार्यकर्ता से रिलेटेड। शुक्र मान लीजिए मीन राशि में है D12 में, तो जब जब सूर्य मीन राशि में जाएंगे
तो इस शुक्र से संबंधित घटनाक्रम निश्चित रूप से होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुत बड़ा ज्योतिष होने की जरूरत नहीं है, ना कोई घबराने की जरूरत है। आप अपना चार्ट उठाइए, हर ग्रह का D12 की राशि लिखिए और देखिए कि उन राशियों में सूर्य किस किस महीने में जाते हैं, उसका एक चार्ट बना लीजिए और अपने पिछले 5-7 साल को देखिए, आपको बहुत मजा आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग छोटी छोटी बातों से आगे बढ़ा जाए। आरूढ़ को मैं कवर करूंगा, ये आप लोग मुझे बताइएगा कब कवर करूंगा। ओपन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे मैं तो अभी भी दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई संकोच नहीं है कोई ज्ञान देने में। आप लोग के डाइजेशन के ऊपर है कि आप कितना इस बात को डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि अब मेजर एस्ट्रो में सीरियस भी पढ़ने वाले लोग आ चुके हैं। उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि इस सफर में धीरे धीरे मैं आपको ज्योतिष के उन पहलुओं से अवगत करा दूंगा जहां से आपको अपनी कुंडली के बेसिक पहलुओं को समझना अति आसान हो जाएगा। मैं बहुत भटका हूँ जीवन में ज्योतिषों के पीछे पीछे, आप न भटकें, ऐसी मेरी कामना है। घर से बाहर निकलने से पहले, संडे का दिन है, रविवार का दिन है, पान खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।